हेलो। हेलो। अब आ रही है बच्ची आवाज? हेलो। 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 तेजस्वी आ रही है आवाज अब? हेलो। 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 Yes, sir. अच्छा, अब आ रही है आवाज? Yes, sir. ठीक है। तो तेजस्वी, कल हम कर रहे थे कारनॉट हीट इंजन, कारनॉट साइकिल। इसके अंदर हमने क्या किया था? एक पिस्टन था, ये मेरे पास पिस्टन था। इस पिस्टन की जो सारी की सारी वॉल्स थी वो कौन सी थी? ये एक वॉल को छोड़ के बाकी ये सारी वॉल, बाकी सारी वॉल क्या थी? इंसुलेटेड थी, इंसुलेटेड। और ये वॉल क्या थी? परफेक्टली कंडक्टिंग। Conducting wall. और इसके अंदर मैंने एक आपको बताया था सोर्स, जिसका टेम्परेचर T1 था। एक था इंसुलेटिंग पैड था, एक हमारे पास था इंसुलेटिंग पैड, और क्या था? Sink. और At temperature T2. ये इंसुलेटिंग पैड था, इसको बोलते हैं हम इंसुलेटिंग पैड। और एक क्या था हमारे पास? Sink. सिंक, जिसका टेम्परेचर क्या था? T2। अब बच्चों, इसके अंदर हमने जो ये कारनॉट हीट इंजन कल स्टार्ट किया था, ये 5 मार्क्स का पेपर में पक्का आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसके अंदर सबसे पहले तो कारनॉट ने एक ऐसा इंजन डिजाइन किया था जिसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम थी, यानी सबसे ज्यादा एफिशिएंट इंजन था वो कारनॉट हीट इंजन था। लेकिन ये हाइपोथेटिकल था। इस हीट इंजन के अंदर हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट की जाती है, वो तो हर एक हीट इंजन में होता ही है, आपको पता ही है। कारनोट ने ये हीट इंजन कैसे बनाया? उसने एक पिस्टन लिया, उसके अंदर कंटेनर के अंदर एक आइडियल गैस डाल ली। आइडियल गैस डालने के बाद उसने देखा कि सबसे पहले इस पिस्टन को उसने इस सोर्स के ऊपर रख दिया। जब सोर्स के ऊपर रखा तो ये सोर्स T1 टेम्परेचर पर ये गैस इससे हीट लेती है। कौन से टेम्परेचर पर? T1 टेम्परेचर पर। कितनी हीट ले रही है? Q1 गैस ये हीट ले रही है। जब बच्चे कोई भी गैस हीट एब्जॉर्व करती है तो उसके अंदर क्या होती है? एक्सपेंशन होती है। अब ये टेम्परेचर सोर्स का क्या है? T1। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये गैस हीट ले रही है Q1, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? आइसोथर्मल Expansion. एक्सपेंशन। इसके बाद अगर सेकेंड स्टेप मैंने आपको बताया था कल, क्या था? इस पिस्टन को किसके ऊपर रख देना है? इंसुलेटिंग पैड के ऊपर। जब हम इंसुलेटिंग पैड के ऊपर रख देंगे, ये वॉल भी क्या हो जाएगी? जो कंडक्टिंग वाली है वो वॉल भी क्या हो जाएगी? इंसुलेट हो जाएगी। अब इंसुलेट होने के बाद जो गैस ने हीट एब्जॉर्व की है Q1, उस हीट एब्जॉर्व करने से अब हीट बाहर नहीं निकलेगी, क्योंकि ये वॉल भी क्या होगी? नॉन कंडक्टिंग होगी, सारी वॉल्स नॉन कंडक्टिंग होगी। अब हीट बाहर नहीं निकल रही, इट मींस अब जो प्रोसेस होगा वो एडियाबैटिक होगा। लेकिन गैस ने हीट एब्जॉर्व की हुई थी तो कंटिन्यूसली एक्सपेंशन चलती रहेगी। दो प्रोसेस होंगे एडियाबैटिक के, आइसोथर्मल और आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा और एक एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा। इसके बाद बच्चों क्या होगा? हमने इस पिस्टन को इस सिंक के ऊपर रखना है, और वर्क करने के बाद जो हीट होगी वो हीट किसके अंदर चली जाएगी? सिंक के अंदर चली जाएगी। यानी कितनी हीट रिजेक्ट होगी? मान लो Q2 हीट रिजेक्ट होगी।
अब जो ये गैस है बच्चे अगर हीट छोड़ेगी तो उसके अंदर क्या होगी हमारे पास, कंप्रेशन। कंप्रेशन होएगी। अब बात ये है, ये जो हीट छोड़ रही है कितने टेम्परेचर पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर हीट छोड़ रही है, उसको बोलते हैं आइसोथर्मल कंप्रेशन। फिर हम दोबारा पिस्टन को कहां रख देंगे, इंसुलेटिंग पैड के ऊपर, क्योंकि उसने हीट छोड़ी है, रिलीज की है, तो कंप्रेशन तो कंटिन्यूसली चलेगी। लेकिन अब वॉल्स क्या हो जाएंगी, जब दोबारा पिस्टन को इंसुलेटिंग पैड के ऊपर रख देंगे तो फिर वो एडियाबैटिक हो जाएंगी। तो ये बच्चे 4 प्रोसेस हैं जिसको हमने फॉलो करना है। इसको मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं हीट इंजन में कैसे काम होता है। हीट इंजन के अंदर बच्चों ऐसे ना एक पिस्टन लगा होता है, अगर मैं बताऊं ऐसे एक पिस्टन लगा होता है हीट इंजन के अंदर, ठीक है। इसके साथ ऐसे रॉड लगी होती है, ये हमारा टायर है, कोई भी स्कूटर, कार, बाइक, किसी का भी, इसके अंदर आइडियल गैस डाली जाती है। क्या होता है, जब इसको यहां पर हीट मिलती है, हीट कहां से मिलेगी, कहीं सोर्स से हीट मिलेगी T1 टेम्परेचर पर, तो इसके अंदर क्या होती है, पिस्टन एक्सपैंड करता है। जब पिस्टन एक्सपैंड करता है तो ये टायर आगे को जाएगा ऐसे। जब पिस्टन एक्सपैंड करेगा तो टायर कहां जाएगा बच्चे, आगे। अब टायर को आगे जाने पर 2 प्रोसेस होंगे, एक आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा और एक एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा। फिर क्या होगा बच्चे, जब ये टायर आगे जाएगा ऐसे, आपको पता है ना, टायर अगर आगे गया तो फिर क्या होगा, फिर वो दोबारा पीछे आएगा, फिर वो आगे जाएगा, फिर वो पीछे जाएगा, फिर वो आगे जाएगा, फिर वो पीछे आएगा। ऐसा होता है कि नहीं होता, आपने यस देखा होगा पिस्टन ऐसे ही करता है, आगे जाता है पीछे आता है, आगे जाता है पीछे आता है। लेकिन जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है वो वर्क ज्यादा होता है और जो बैकवर्ड डायरेक्शन में आता है वो वर्क कम होता है। तो नेट वर्क डन पॉजिटिव, जिसकी वजह से ये टायर थोड़ा सा आगे को चला जाता है। अब मैं आपको यही बता रहा हूं बच्चे, जब पिस्टन बाहर निकलता है, एक्सपैंड करता है, तो उसमें 2 प्रोसेस होते हैं, एक आइसोथर्मल एक्सपेंशन और एक एडियाबैटिक एक्सपेंशन। जब पिस्टन वापस आ रहा है, दोबारा फिर पीछे को आ रहा है, तो भी 2 प्रोसेस होते हैं, आइसोथर्मल कंप्रेशन और एडियाबैटिक कंप्रेशन। यहां तक अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ये कल का काम था जो मैंने आपको करवाया था। आज हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, इनके बारे में और लिखते हैं। यस बच्चों, रब कर रहा हूं मैं इसको। अब क्या है, सबसे पहले तो मैं बात करता हूं बच्चे डायग्राम की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक की। सबसे पहले अगर मेरे पास प्रोसेस कितने थे, आप पहले तो प्रोसेस लिख लो, कौन कौन से प्रोसेस थे। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, दूसरा प्रोसेस क्या था, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, तीसरा क्या था, आइसोथर्मल कंप्रेशन, कंप्रेशन, और लास्ट वन क्या था, एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक है, तो पहला है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन की बात करता हूं। पहले मैं एक कर्व बना देता हूं इस सभी प्रोसेस की। ये पीवी डायग्राम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है पीवी डायग्राम। इस पीवी डायग्राम को देखो बच्चे, इसके अंदर क्या है हमारे पास, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। सबसे पहला है हमारा आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल की कर्व आपको पता है, पीवी वाली कर्व ऐसे बनती है, ये कर्व बना दी मैंने आइसोथर्मल। अब आइसोथर्मल में बच्चे टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, है ना। आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर। तो क्या कुछ चेंज होगा, प्रेशर भी चेंज होगा, वॉल्यूम भी चेंज होगी बच्चे। यस सर। अगर इस पॉइंट पे प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, तो इस पॉइंट तक, बी पॉइंट तक जाते जाते प्रेशर को क्या मान लू, P2, P2 वॉल्यूम को V2 V2। और कितनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है इसके लिए, Q1। कौन से टेम्परेचर पर बच्चे, T1 T1, T1 टेम्परेचर पर। इसके बाद अगला प्रोसेस क्या आया, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अगर बच्चे मैंने आइसोथर्मल की कर्व ऐसे बनाई है, तो एडियाबैटिक की कैसे बनेगी, ऊपर ये वाली कर्व होगी एडियाबैटिक की, या ये वाली होगी, नीचे वाली होगी।
अगर ये वाली कर्व आइसोथर्मल नीचे की, वाली। हाँ वेरी गुड, क्योंकि एडियाबेटिक हमेशा आइसोथर्मल से ज्यादा डिक्लाइन होता है। तो अगली जो कर्व बनानी है मैंने एडियाबेटिक की बनानी है। एडियाबेटिक और आइसोथर्मल में फर्क ये होगा कि अगर आइसोथर्मल की ऐसे बनाई है तो एडियाबेटिक की थोड़ी सी ज्यादा डिक्लाइन दिखानी पड़ेगी हमें। इसमें एडियाबेटिक के अंदर हीट चेंज नहीं होगी, ही नो हीट एक्सचेंज, तो प्रेशर कितना हो जाएगा P3, वॉल्यूम कितना हो जाएगा V3। कोई डाउट है यहां तक? नो सर। इसके बाद फिर बच्चे अब कंप्रेशन हो रहा है, पीछे को जाएंगे दोबारा। फिर अगर पीछे को जाएंगे, पीछे को जाते जाते यहां पर पहुंच गए, ये पहुंच गए हम C से D, प्रेशर हो गया P4, वॉल्यूम हो गया V4, और कौन से टेम्परेचर पर हुआ? अब ये था T2। T2 टेम्परेचर की बात कर रहे थे हम, तो ये T2 टेम्परेचर पर था हमारे पास। Q2 हीट रिलीज्ड। और हीट क्या कर रहा था? ये रिलीज कर रहा था। Q2। कितनी? Q2। इसके बाद बच्चे कौन सा प्रोसेस था? एडियाबेटिक कंप्रेशन। एडियाबेटिक कंप्रेशन का मतलब क्या होता है? नो हीट एक्सचेंज, लेकिन प्रेशर वॉल्यूम तो चेंज होगा। तो ये कर्व Yes। दोबारा फिर ऐसे वापस चली जाएगी। तो हमारा ये कुछ साइकिल ऐसे बन जाएंगे बच्चे, और यहां पर टेम्परेचर T2 है, यहां पर दोबारा टेम्परेचर इस कर्व का सारा T1 है। कोई डाउट है तो बताओ यहां तक। ये कर्व में अगर आपने कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। नो सर। ओके, तो आगे चलते हैं। सबसे पहला प्रोसेस है हमारा बच्चे आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अगर मैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन की बात करूं तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए बच्चे एट कांस्टेंट टेम्परेचर T1, एट कांस्टेंट टेम्परेचर T1, वर्किंग सब्सटेंस absorbs heat Q1, वर्किंग सब्सटेंस Q1 हीट एब्जॉर्ब करेगा फ्रॉम सोर्स, कॉजेज थर्मल एक्सपेंशन फ्रॉम, कहां से कहां तक बचे? पॉइंट ए P1 V1 से B पॉइंट तक P2 P2 V2। V2। तो तुम्हें पता है वर्क डन ड्यू टू आइसोथर्मल का फॉर्मूला मुझे बताओगे क्या होता है? NRT log V2 अपॉन V1। V1। अच्छा, एडियाबेटिक का वर्क डन क्या होता है? NRT2 माइनस T1 अपॉन 1 माइनस गैमा। माइनस का। तो बच्चे अब हम लिख रहे हैं आइसोथर्मल का वर्क डन। आइसोथर्मल का अगर मैं वर्क डन लिख रहा हूं A से B, तो देखो क्या होगा। अगर मैं इसकी बात करूं आइसोथर्मल के वर्क डन की, NRT, टेम्परेचर T की जगह क्या लिखेंगे? T1, T1। लॉग वॉल्यूम कितना है फाइनल बच्चे? V2, V2। इनिशियल वॉल्यूम कितना है? V1, तो V2 अपॉन V1। कोई डाउट है यहां तक? नो सर। बच्चे मैं इसको एक चीज और भी लिख रहा हूं। कौन सी चीज लिख रहा हूं वो ध्यान से देखो। ये ए बी कर्व का वर्क डन, ए बी वर्क कर्व का वर्क डन क्या होता है? एरिया अंडर द ए बी साइकिल। ये भी होता था ना इसमें, एरिया यस अंडर सर। द ए बी साइकिल, यानी ये पूरे साइकिल का एरिया भी आएगा। एरिया, इसको मैं नाम लिख रहा हूं बच्चे, एरिया M पॉइंट, इसको नाम दे रहा हूं मैं K पॉइंट। एरिया किसका? ए बी एम के ए, एरिया ए बी एम के ए। हुनर तुम्हें थोड़ी सी बच्चे प्रॉब्लम आएगी, ये आर्टिकल निकल गया अब। ये कल का लेक्चर तुमने लगा लिया था हुनर? यस सर। नहीं लगाया। अब कल का लेक्चर भी लगाना, ये लेक्चर भी दोबारा सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। 5 नंबर का आर्टिकल पक्का आना है पेपर में। सर लगा लिया कल वाला। अच्छा लगा लिया,
बस फिर तो तुम्हें समझ आ जाएगा। कल मैंने 4 प्रोसेस करवाए थे कारनोट के इंजन के अंदर, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो 1 बाय 1 सारे स्टेप्स को लिखवा रहा हूं। आइसोथर्मल की कर्व ए से बी ये बनती है, दूसरी बी सी कर्व, एडियाबैटिक एक्सपेंशन की सी से डी तक आइसोथर्मल कंप्रेशन, डी से ए तक बनेगी एडियाबैटिक कंप्रेशन। ये 4 कर्व्स बनेगी। मैंने अभी एक कर्व का वर्क डन लिखाया है। दूसरी कर्व कौन सी है बच्चे? बी से सी। दूसरा प्रोसेस कौन सा था? एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन के बारे में लिखो। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या होता है यू नो? हाँ जी, एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या होगा हमारे पास? नो हीट ट्रांसफर। अब देखो बच्चे, इसके अंदर मैंने आपको कल स्टेप्स बताए थे ना, आपको स्टेप्स याद होंगे। स्टेप्स क्या थे हमारे पास कि पिस्टन को, ये पिस्टन था अगर आपको याद हो, अभी भी मैंने दोबारा बताया आपको, ये पिस्टन था ऐसे, एक सोर्स था, एक इंसुलेटिंग पैड थी और एक सिंक था, है ना? ये चीजें थी। यस सर। ये इंसुलेटिंग पैड था। सबसे पहला स्टेप हमने इसको इसके साथ जोड़ा था, सोर्स के साथ। अब हमने दोबारा स्टेप क्या है? पिस्टन को किसके साथ जोड़ देना है? इंसुलेटिंग पैड के साथ जोड़ देना है और सोर्स से हटाना है। तो दूसरा स्टेप लिखो, द सिलेंडर इज नाउ removed from the source, सिलेंडर को सोर्स से हटा दो, एंड इज प्लेस्ड ऑन द perfectly insulating pad. The gas is allowed to expand एडियाबैटिकली। मैं बच्चों इसी हिसाब से लिखवा रहा हूं कि पेपर में भी आप पूरा लिख के आओ। ये फ्रॉम, गैस एक्सपैंड करेगी फ्रॉम बी पॉइंट P2 V2 से सी पॉइंट P3 P3 V3। लिख लो बच्चों इसको फटाफट। मैं आइसोथर्मल वाले को रब कर रहा हूं। हाँ जी बच्चों, इसके बाद एंड वर्क डन बाय द गैस इज, वर्क डन बाय द गैस कितना होगा? बी से सी तक बताएगा कोई? बी से सी तक वर्क डन बाय द गैस कितना होगा? एन आर, एडियाबैटिक में वर्क डन बच्चे क्या होता है? एन आर। टेम्परेचर देखो, ये T1 है बच्चों, ये T1 टेम्परेचर है इस वाली कर्व का, यानी यहां पर भी T1 है, यहां पर भी T1 है, लेकिन इस वाली कर्व का टेम्परेचर कितना है? T2, यानी C का भी टेम्परेचर T2 है, D का भी टेम्परेचर T2 है बच्चे। अब टेम्परेचर C से लेकर अगर मैं D तक, सॉरी B से लेकर अगर मैं C तक जा रहा हूं, तो मुझे बताओगे टेम्परेचर T1 से क्या हो रहा है? T2 हो रहा है। तो मैं लिख रहा हूं टेम्परेचर T2 माइनस T1 बाय 1 माइनस गैमा। ये दूसरी इक्वेशन देखना बच्चों, क्लियर है? ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड इक्वेशन है। और ये एरिया कौन सी कर्व का होगा? बीसी के नीचे का कर्व का एरिया बताएगा कोई? ये बीसी कर्व के नीचे का एरिया कौन सा होगा? ये वाला सारा एरिया होगा बच्चे। इसको मैं कौन सा एरिया बोल दूंगा? इसको मैं नाम दे रहा हूं, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूं बच्चे N। तो कौन सा एरिया होगा बच्चे? ये एरिया बी BMNC। BCNMB, BCNMB, ये एरिया आ जाएगा। इसके बाद बच्चों अगर मैं बात करूं, मेरे पास नेक्स्ट स्टेप जो है वो है आइसोथर्मल कंप्रेशन है। लिखो फटाफट आइसोथर्मल कंप्रेशन के लिए, सेम जैसे हमने एक्सपेंशन के लिए लिखा था। अगला स्टेप, स्टेप नंबर 3, आइसोथर्मल, यस, कंप्रेशन। अगर बच्चे मैं आइसोथर्मल कंप्रेशन की बात करूं,
तो आइसोथर्मल कंप्रेशन के लिए आपको इस पिस्टन को उठा के कहां पर रखना पड़ेगा? अब सोर्स के Sink. ऊपर रखना पड़ेगा, सिंक के ऊपर रखना पड़ेगा, इंसुलेटिंग पैड से हटाना पड़ेगा। तो लिख लो द सिलेंडर इज नाउ रिमूव्ड फ्रॉम द insulating pad, remove from the insulating pad and is placed on the sink. कहां पर रख दिया? सिंक पर। एट अ टेम्परेचर कौन से पर? T2. T2. द पिस्टन इज मूव्ड। अब पिस्टन अंदर को जाएगा। अगर कंप्रेशन हो रही है, हीट निकल रही है, तो पिस्टन मूव्ड इनवर्ड, अंदर को जाएगा स्लोली, so that the gas compressed at constant temperature T2 from C point at P3 V3 to D point at P4 V4. तो वर्क डन ऑन द गैस, ये सी से डी तक कितना वर्क डन होगा ऑन द गैस? nRT। टेम्परेचर कितना हो गया बच्चे? T2। आइसोथर्मल के वर्क डन का फॉर्मूला होता है nRT लॉग वॉल्यूम कितना है बच्चे? सी से डी में फाइनल वॉल्यूम, V4. इनिशियल वॉल्यूम। V3. अब बच्चे कंप्रेशन हो रही है, कंप्रेशन में वर्क डन हमेशा नेगेटिव होता है, तो मैं नेगेटिव लिख रहा हूं यहां पर। यहां तक देख लो, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। कंप्रेशन में वर्क डन नेगेटिव होता है ना, तो नेगेटिव लिख दिया। कोई डाउट? इसको मैं एरिया भी लिख सकता हूं। एरिया कौन सा होगा? ये सी डी के नीचे का एरिया, इसको मैं नाम दे दूं MN, इसको मैंने नाम दे दिया L। इसको मैं लिख सकता हूं एरिया। कौन सा एरिया होगा बच्चे, बताएगा कोई? ये मैं इसको बनाकर दिखा रहा हूं, इस कर्व के नीचे का एरिया, इस कर्व के नीचे का एरिया, ये वाला सारा एरिया। CDLNC. सी फिर आएगा बच्चे N, CD. N, N के बाद क्या आएगा? L, L के बाद आएगा D, फिर C। ये आएगा, ये वाला एरिया आएगा बच्चे, इतना। ठीक है। अगला हमारे पास लास्ट स्टेप है बच्चे। लास्ट स्टेप का नाम है एडियाबैटिक Compression. कंप्रेशन। तो लिख लो लास्ट वाला स्टेप, एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक कंप्रेशन। हाँ जी। अब क्या करेंगे फिर? इसको दोबारा फिर सिलेंडर पिस्टन को उठा के, सोर्स से उठा के कहां रख देंगे? इंसुलेटिंग स्टैंड पे। Insulating pad. द सिलेंडर is again placed on the insulating pad. The piston is further moved downward so that the piston is further moved downward so that gas is compressed adiabatically from point P4 V4 to A point P1 V1। लिख लो इसको फटाफट। ये आ जाएगा बच्चे वर्क डन। कौन सा पॉइंट आ जाएगा? डी से ए। A. NR फाइनल टेम्परेचर कितना है बच्चे? T1. इनिशियल कितना था? T2. बाय
1 माइनस 1 minus गैमा, 1 माइनस गैमा। इसको बच्चे ना मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखना, माइनस मैंने बाहर निकाल लिया, एन आर टी टू माइनस टी वन, 1 माइनस गैमा। ये वर्क डन कौन सा होगा, अब बता सकते हो? ये वाला वर्क डन, ये कौन सा वर्क डन होगा? इस कर्व के नीचे का वर्क डन कौन सा? ये वाला, ये वाला। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? एरिया अंडर, हाँ जी, हम DA हम बच्चे ऐसे जा रहे हैं, ऐसे, ये साइकिल आपने ध्यान में रखना है, ऐसे जा रहे हैं। तो okay, डी ए के एल KLD डी, ये आ जाएगा। ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 4। लिख लो इसको फटाफट, इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब जो चारों इक्वेशंस बनाई है ना, सारी इक्वेशंस को प्लस कर दो, सारी इक्वेशंस को बच्चे प्लस कर दो। जो 4 की 4 मैंने इक्वेशंस बनाई हैं, चारों की चारों इक्वेशंस को प्लस कर दो आप। हाँ जी, 4 की चारों इक्वेशंस को प्लस कर दो। टोटल वर्क, टोटल वर्क डन क्या होगा बच्चे? W इज इक्वल टू ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए। अब ए से बी कितना वर्क था लिख दो यहां पर। ए से बी कितना वर्क था आपको लिखना पड़ेगा बच्चों। ए से बी एन आर टी वन लॉग वी टू अपॉन वी वन। बी से सी कितना था बच्चे? एन आर टी टू माइनस टी वन, 1 माइनस गैमा। सी से डी कितना था वर्क डन? एन आर minus N log V4 बाय V3 माइनस था the यहाँ। minus और डी ए क्या था? एन आर T2 minus T2 माइनस T1 अपॉन 1 माइनस गैमा। ये तो सीधा ही कट गया है ना। yes sir ओके, थोड़ा और काम आसान हो गया इसके अंदर हमारे पास। ये दो तो कट ही गए वर्क डन। तो इसके अंदर मेरे पास बच गया वर्क इज इक्वल टू एन आर टी, ये वाला और ये वाला। ठीक है, ये दोनों बच गए हमारे पास, यानी ए से बी वाला बच गया और बी से सी वाला बच गया। अब बच्चे एक बात और, मैं आपको एक चीज और बताता हूं। इसके अंदर जो वर्क डन ए से बी था वो कितना था? एन आर टी वन लॉग वी टू अपॉन वी वन था, है ना। yes ये sir. ये बच्चे प्रोसेस कौन सा था? आइसोथर्मल, आइसोथर्मल था ना, एक्सपेंशन Yes. एक्सपेंशन थी। आइसोथर्मल के अंदर तुम्हें पता है अगर आइसोथर्मल हो तो, अगर आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक क्या बोलता है? Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। अगर ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इंटरनल एनर्जी तो जीरो हुई, तो हीट किसके इक्वल होगी बच्चे? work done तो मैं इस वर्क डन को हीट भी लिख सकता हूं Q1। कितनी हीट एब्जॉर्व की थी इसने? Q1। तो मैं इस वर्क डन को लिख देता हूं Q1। इसी तरह इस वर्क डन को क्या लिखेंगे? कितनी हीट minus इसमें? Q2 Q2। तो ये वाला फॉर्मूला भी आ गया इसको अगर हमने सॉल्व किया। और एरिया पता अब कौन सा बच जाएगा पूरे में से माइनस करने के बाद? जब आप सभी को प्लस करोगे तो जो एरिया है वो बच जाएगा अकेला क्लोज साइकिल का, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ए बी सी डी ए, एरिया ऑफ क्लोज साइकिल, ये वाला बच जाएगा, बाकी सारे माइनस हो जाएंगे, नीचे वाला सारा खत्म हो जाएगा एरिया। लिख लो आप इसको। यहां तक देख लो, कोई डाउट तो नहीं है? इसको रब कर रहा हूं मैं बच्चे। एफिशिएंसी, बच्चे एफिशिएंसी हमने कल निकाल ली थी। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था बताएगा? 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 था। yes sir
इसमें ये एफिशिएंसी कारनोट की नहीं है, ये हीट इंजन की थी जो हमने निकाल ली थी, हीट इंजन एफिशिएंसी। अब हमने कारनोट की एफिशिएंसी निकालनी है। कारनोट ने ना बताया था कि ये एफिशिएंसी को Q2 को हम T2 लिख सकते हैं, Q1 को T1 लिख सकते हैं। वो इसने प्रूव किया। प्रूव करने के लिए कारनोट ने सबसे पहले तो क्या किया, बीसी पार्ट को लिया। बीसी कौन सा था, ये हमारे चार प्रोसेस थे, 1 2 3, ये चार चीजें थी, ए से बी से सी से डी। ये कौन सा था बच्चे, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, और ये क्या था, Adiabatic expansion. एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ये Isothermal compression. आइसोथर्मल कंप्रेशन, और ये एडियाबैटिक Adiabatic compression. कंप्रेशन। तो मैं सबसे पहले तो बीसी पार्ट उठाता हूं। तो एडियाबैटिक की बात करेंगे तो एडियाबैटिक की कंडीशन क्या होती है, पीवी गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसको मैं टी वी गैमा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट भी लिख सकता हूं। यहां पर टेम्परेचर कितना था T1, और यहां पर टेम्परेचर कितना था T2। यहां पर प्रेशर कितना था P2 V2, और यहां प्रेशर वॉल्यूम कितना था P3 V3। तो मैं लिख रहा हूं बच्चे, यहां पर टेम्परेचर कितना है मेरा T1, वॉल्यूम कितना है V2 माइनस, फिर टेम्परेचर यहां पर सी पॉइंट पर कितना है बच्चे T2, वॉल्यूम कितना है V3, वॉल्यूम V3। तो V2 अपॉन V3 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1 की पावर 1 अपॉन गैमा -1। इसको मैंने इक्वेशन मान ली ए। इसी तरह फॉर डी ए के लिए, इस वाली कर्व के लिए अगर मैं बात करूं बच्चे, डी ए के लिए टेम्परेचर कितना है यहां पर T2, यहां पर T2. टेम्परेचर कितना है T1, यहां पर प्रेशर कितना था P3, P, सॉरी P4. P4 V4, और यहां पर कितना था P1 V1। P1. तो लिखेंगे यहां पर टेम्परेचर T2, वॉल्यूम कितना लिखेंगे B4. V4 गैमा -1, T1 V1 गैमा V1. गैमा -1। तो ये आ जाएगा, अगर मैं इसको रीअरेंज करूंगा, V1 अपॉन V4 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1 1 अपॉन गैमा -1। ये चीज आ जाएगी बच्चे यहां तक। इसको मैंने B मान लिया। डिवाइड A एंड B दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो V2 अपॉन V3 इज इक्वल टू V1 अपॉन V4, ये इतनी टर्म आ जाएगी। क्लियर यहां तक? Yes. sir. अब Q1 हीट का फॉर्मूला क्या था, nRT1 log V2 अपॉन V1 था, और V1 Q2 कितनी थी हमारे पास, nR minus. nRT2 log V4 अपॉन V3 थी, यहां पर माइनस था। Yes. sir. मैं माइनस को एडजस्ट कर देता हूं, ये लॉग को V3 अपॉन V4 लिख रहा हूं। मैंने माइनस को इसके साथ एडजस्ट कर दिया, पावर चेंज हो जाएगी। तो बच्चे मैंने Q1 अपॉन Q2 दोनों को डिवाइड करना है। जब दोनों को डिवाइड करते हैं तो NR से NR कट जाएगा, T1 अपॉन T2 लॉग देखना V2 अपॉन V1 V3 अपॉन V4, ये दोनों बराबर है, ऊपर मैंने प्रूव किया है, तो ये भी कट जाएगा। Yes. sir. Yes. यानी Q1 अपॉन Q2 किसके इक्वल हो गया, T1 अपॉन T2 के। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला मेरे पास क्या बन जाएगा, 1 अपॉन यस T2 अपॉन T1। ये T1. कारनोट साइकिल की एफिशिएंसी है, ये है एफिशिएंसी कारनोट साइकिल, एफिशिएंसी ऑफ कारनोट साइकिल। ये हमने डेराइव कर लिया आर्टिकल बच्चे। इसके अंदर लास्ट बस एक लाइन लिखवानी है मैंने आपको ऊपर। इसके अंदर अगर मैं कहूं आपको स्पेशल केस T2 इज इक्वल टू 0, तो एफिशिएंसी क्या होगी, 1 और 100%, विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है। दूसरा, T1 T2 सिंक और सोर्स का टेम्परेचर अगर सेम हो जाए तो एफिशिएंसी हो जाएगी 0, तो भी एफिशिएंसी 0। दैट्स इट बच्चों, ये मैंने कारनोट हीट इंजन 5 मार्क का आपको कंप्लीट करवा दिया। यहां तक आप नोट कर लो, हमारा थर्मोडायनामिक चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म है। इससे
कल देखते हैं। वो शीट रह गई सर। क्या? सर आपने शीट नहीं भेजी ग्रुप में। मैं भेजता हूँ, आज भेजता हूँ। ठीक है, इतना कर लेना। ओके सर।